अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 8 लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CCNA वॉइस में जो हमारी कंप्लीट लैब है जो हम यूज़ करेंगे उसकी हमने कन्फिग्रेशन देखी थी, उसके एक स्टेप्स को देखा था जिसमें हमने VLAN कन्फिग्रेशन डिस्कस की थी और उसको कन्फिगर भी किया था। इस तरह एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट्स दोनों हमने डिस्कस की, उनको इनकी कन्फिग्रेशंस की, फिर एक्सेस पोर्ट्स को VLAN का मेंबर कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने इंटर VLAN राउटिंग का डिस्कस किया था, इंटर VLAN राउटिंग की लैब को में परफॉर्म भी करके देखा था और सबसे एंड में हमने DHCP सर्वर बनाया था। DHCP सर्वर में हमने एक्सक्लूडेड IP एड्रेसेस और ऑप्शन 150 जो TFTP सर्वर के लिए यूज़ होती है, जो IP फ़ोन यूज़ करेंगे, वो कमांड भी हमने इंटर करके कन्फिगर करके देखी थी। और उसके बाद सबसे एंड में हमने देखा था कि हमारी जो टेस्टिंग थी उसमें हमारा, क्योंकि हमने गेट करने थे IP फॉर IP फ़ोन और PC, तो वो दोनों ही IP फ़ोन और PC दोनों ही DHCP सर्वर से IP ले रहे थे। ये हमारी लास्ट लैब का एक मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे होगा, क्योंकि हमारे जो मेन डायग्राम थी उसके अंदर से सिर्फ कॉल मैनेजर एक्सप्रेस रह गया था जिसकी हमने डिटेल डिस्कस करनी थी। तो आज के लेक्चर में हम उसी की डिटेल को डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड से सिंगल साइड सॉल्यूशन, ये वाली पिक्चर तो मैंने आपको याद दिला देनी है, अच्छी तरह आपको रट जाएगी जब तक इसको, क्योंकि मैं हर लेक्चर में इसको डिस्कस करता हूँ, इसलिए डिस्कस करता हूँ कि ये एक मेन पिक्चर है जो आपके जहन नशीन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इक्विपमेंट एग्जिस्ट कैसे करेगा, या कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्ट होगी। तो ये याद रखना है आपने। स्विच के साथ IP फ़ोन, IP फ़ोन के साथ PC, और स्विच से एक पोर्ट जाएगी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में, और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से फिर PSTN जो हमारा आउटसाइड का नेटवर्क होगा उस पर जाएगी। क्योंकि अभी हम PSTN वाली साइड को भी हम डिस्कस नहीं करें, आज हमारा फोकस है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पर। हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की देखेंगे, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस पर कौन कौन सी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, हमारे IP फ़ोन जो नंबर लेंगे जो कॉलिंग के लिए और कॉलिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कैसे करेंगे, सारी डिटेल हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से ही में ही सारी कन्फिगर करके देखेंगे, उससे रिलेटेड ही डिटेल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हम CME एक्सेस मेथड, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस। मैंने आपको ये देखें, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है 2911। इसको हम एक्सेस किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। CME एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन भी कह सकते हैं आप इसको। एक तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास कमांड लाइन का, कि हम इसको कमांड लाइन एक्सेस करें और इसकी कमांड लाइन कन्फिग्रेशंस करें, ताकि हमारे पास हम उसकी फीचर्स, जिसमें फ़ोन के फीचर्स सारे हो सकते हैं, और उसके अलावा IP फ़ोन को नंबर देना हो सकता है, IP फ़ोन पे कॉल पिकअप, कॉल फॉरवर्ड, वॉइस मेल, इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं सारे कन्फिगर करने के लिए हम कमांड लाइन मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। इसको हम कहेंगे कमांड लाइन मेथड। दूसरा है हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये हमारा GUI बेस्ड होता है, मींस ये विंडो बेस्ड होगा। इसमें आपके पास सिर्फ ऑप्शंस होंगे, आपको जैसे आपकी विंडो होती है, आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी, कमांड्स आपको नहीं देनी पड़ेंगी। ये आसान तो होता है लेकिन इसमें तमाम फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको। इसी वजह से इसके जो प्रेफरेबल जो मेथड है वो कमांड लाइन है। इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। कमांड लाइन में क्या क्या चीज़ आती हैं जी। मोर फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि इसमें तमाम के तमाम जो आपके फीचर्स हैं वो आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में लिमिटेड वर्जन है, लिमिटेड फीचर्स हैं, सब कुछ आप उसके अंदर नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्रोफेशनल जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल आप वॉइस के स्पेशलिस्ट कह लें, वो सब के सब कमांड लाइन यूज़ करते हैं। सपोर्ट ऑल CME फीचर्स, देखिए सपोर्ट करता है तमाम CME फीचर्स को कमांड लाइन। अच्छा जी, वो कहता है टू एक्सेस द कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ द CME राउटर यूज वन ऑफ द 3 मेथड्स। कहता है जी एक्सेस कमांड को, जो भी कमांड लाइन को एक्सेस करने के लिए कोई से भी 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा मेथड है, कंसोल का मेथड, कंसोल पोर्ट का,
दूसरा है टेलनेट का और तीसरा है एसएसएच का। अच्छा, कंसोल पोर्ट का मैंने आपको पहले भी बताया। कंसोल पोर्ट में होता ये है कि अब आपके ये आपका, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये आपका CME है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट होती है। इस कंसोल पोर्ट से आप कंसोल केबल लगाते हो और उसको अपने पीसी में अटैच करते हो, ठीक है। पीसी में आपके पास पुटी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो कंसोल पोर्ट को। इसमें आपको कंसोल का ऑप्शन देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम कंसोल पोर्ट के साथ हैं, और ये एक्सेस कर लेता है। इसको बेसिकली कहते हैं लोकल एक्सेस भी कहते हैं, कि आप लोकली एक्सेस कर रहे हो उसके साथ अटैच करके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि टेलनेट या एसएसएच का। टेलनेट और एसएसएच दोनों को कहा जाता है रिमोट एक्सेस। क्या कहा जाता है? रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस से क्या मुराद है? रिमोट एक्सेस से मुराद ये है कि आपके पास इसमें कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी, आपका जो नेटवर्क होगा, आप किसी भी नेटवर्क पे जाके पुटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, पुटी के सॉफ्टवेयर में आईपी देंगे इसका कॉल मैनेजर का, और आप उसको एक्सेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये आपके पास कॉल मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्विच लगा हुआ है, आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, देखो यहाँ पे आपके पास आईपी फ़ोन है और यहाँ पे पीसी है। इस पीसी पे आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो पुटी का, और इसमें क्या करते हो? आईपी देते हो इसका। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका आईपी है 1.1.1.1 और इसको एक्सेस करते हो। इसी तरह नेटवर्क में कहीं पे भी बैठ के, या पब्लिक आईपी हो तो आप कहीं पे बैठ के इसको टेलनेट कर सकते हो। ये टेलनेट का ऑप्शन होता है, इसको रिमोट एक्सेस भी कहते हैं। एसएसएच एक्सेस भी रिमोट एक्सेस की दूसरी एग्जांपल है, लेकिन ये सिक्योर होता है। टेलनेट सिक्योर नहीं होता, इसको हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, जबकि सिक्योर शेल में के अंदर एसएसएच के अंदर, जिसको हम सिक्योर शेल भी कहते हैं, इसमें एक सिक्योर आपके पास मैकेनिज्म होता है जिसके लिए यूज़ किया जाता है। ये तो प्रेफरेबल वे है कि आप एसएसएच को यूज़ करें। अगर आप आउट ऑफ द ऑफिस या आउट ऑफ द इन्वायरमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एसएसएच को प्रेफर करें। ये हमारे पास कमांड लाइन को एक्सेस करने के मेथड्स थे। तमाम फीचर्स देता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंपोर्टेड कमांड कौन कौन सी हैं अगर हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को कमांड लाइन के थ्रू करें। सबसे पहली है जी टेलीफोनी सर्विसेज। टेलीफोनी सर्विस इसकी एक वो कमांड है जो इसके वॉइस किसी भी राउटर को या किसी भी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को वॉइस की फीचर्स के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे आप वॉइस की कैटेगरीज, वॉइस से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स हैं वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं। वो टेलीफोनी सर्विस का एक पैरामीटर है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने इंटरफेस को किसी को कॉन्फ़िगर करना होता है तो आप क्या करते हैं? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आप उसके इंटरफेस के अंदर जाते हैं। इसी तरह जब आपने वॉइस की पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने हैं तो आप टेलीफोनी सर्विस इंटर मारेंगे, टेलीफोनी सर्विस मोड में आ जाएंगे, उसके बाद आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है वॉइस के लिहाज से। दूसरी कमांड है ई फोन। ई फोन क्या होता है जी? आपके जितने भी फोन्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो कमांड देनी पड़ती है वो ई फोन की कमांड से हम इसको देते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में हमारे पास आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। थर्ड कमांड है ई फोन DN। ई फोन जितने भी हम अपने आईपी फोन्स कॉन्फ़िगर करेंगे एक नेटवर्क के अंदर, वो ई फोन की कमांड में आएंगे, और उन आईपी फोन्स को जितने भी हम नंबर्स देंगे, फ़ोन नंबर्स देंगे, जैसे मैंने कहा जी एक्सटेंशन होनी चाहिए 1001, 1002, 1003, जितनी भी एक्सटेंशन हमने देनी है वो ई फोन DN के अंदर देंगे। और लास्ट में हमारे पास डायल पेयर की कमांड आएगी, जो हम अपने आप इसको कह सकते हैं कि राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं या डायलिंग प्लान्स के लिए यूज़ करते हैं। डायल पेयर की कमांड या एनालॉग ट्रंक लाइन को भी यूज़ करने के लिए करते हैं, एनालॉग फोन्स को रजिस्टर करने के लिए डायल पेयर की कमांड यूज़ करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसका पर्पस ये होता है बेसिकली ये आपको डायलिंग बता रही होती है, अगर आपके पास एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रास्ता क्या है, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने का रास्ता क्या है। सिंपल आप इसको ऐसे समझें जैसे आपका एक
इंटरनल नेटवर्क है उससे जब एक्सटर्नल नेटवर्क पे आप जब भी कॉल करेंगे तो आपको डायल पे असाइन करना पड़ेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, ताकि जिस तरह ही प्रेस हो 9 तो आपको पता चल जाए ये आउटसाइड की कॉल है, आपसे मुराद के कॉल मेजर एक्सप्रेस को पता चल जाए ये आउटसाइड की कॉल है और उसको आउटसाइड पे थ्रो कर दे। नेक्स्ट जी, मैनेजिंग CME यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन का हमने डिस्कस किया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम देखते हैं जी कि ऑप्शन है नॉर्मली 2 मेथड्स यूज फॉर GUI नाउअडेज। आजकल 2 मेथड्स नॉर्मली यूज हो रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। फर्स्ट वन है जी इंटीग्रेटेड CME GUI। इंटीग्रेटेड कॉल मेजर एक्सप्रेस GUI का मतलब ये है कि कुछ फाइल्स होती हैं जिसमें इंटीग्रेटेड होती हैं या इसमें आप इंसर्ट करते हो कॉल मेजर एक्सप्रेस के अंदर और आप एक लिमिटेड वर्जन का कॉल मेजर एक्सप्रेस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गेन करते हो। उससे आप तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस, तमाम तो नहीं यानी जो लिमिटेड फीचर्स हैं वो आप वहाँ से कर सकते हो, एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, नेम दे सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो, इस तरह के पैरामीटर्स। दूसरा ऑप्शन है जी सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्को ने दिया है। इससे पहले एक सॉफ्टवेयर होता था सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर SDM। SDM यूज़ होता था इससे पहले। ये क्या होता था, ये राउटर को या कमांड लाइन जितनी भी डिवाइसेस हैं, राउटर स्विचेस, इनको क्या करता था, ग्राफिकल इंटरफेस में कन्वर्ट करता था और आपको एक स्कोप देता था कि आप वहाँ से भी कन्फिगर कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड CME से इसका जो वर्जन था, ये आप कह सकते हैं ये इतना लिमिटेड नहीं है जितना इंटीग्रेटेड CME GUI है। थोड़ा सा इन्हांस्ड है, थोड़ा सा नहीं बल्कि आप इसको काफ़ी सारा इन्हांस कह सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन का इसके साथ फिर भी कोई मुकाबला नहीं है। तो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल भी कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपकी पेपर के लिहाज से रिकमेंडेड है या फ्यूचर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कमांड लाइन के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये आपको आने चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाऊंगा, कमांड लाइन भी करूंगा, इंटीग्रेटेड CME भी करूंगा, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल भी करके दिखाऊंगा। आपको आना ज़रूर चाहिए काम, लेकिन आपका जो ज़्यादा फोकस होगा वो कमांड लाइन पे होगा। आपको कमांड्स अच्छी तरह आनी चाहिए। जब हम सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम ग्राफिकली कन्फिगर करेंगे तो आपको जिस तरह ग्राफिकली कन्फिगर करके ओके की कमांड करेंगे, ओके करेंगे तो आपको कुछ कमांड्स देगा, वो वही कमांड्स होंगी जो हम कमांड लाइन के थ्रू इंटर भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी टूल है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके 2 वर्जन हैं, CCP एक्सप्रेस और CCP के नेम से ये आता है। इसको इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। फ़ोन रजिस्ट्रेशन मेथड्स इन CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ये फ़ोन रजिस्ट्रेशन मेथड में पढ़ा रहा हूँ आप कमांड लाइन इंटरफेस के, क्योंकि अब हम कमांड लाइन की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद जब हम कमांड लाइन से ख़त्म हो जाएंगे फिर हम ग्राफिकल पे जाएंगे। तो कौन से 2 मेथड्स हैं IP फ़ोन को रजिस्टर करने के? एक है जी स्टैटिक मेथड, दूसरा क्या है डायनामिक मेथड। जो स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड में फ़र्क क्या है? स्टैटिक मेथड में ये है कि इसमें हम हर चीज़ IP फ़ोन से मुराद के फ़ोन जितने भी हैं आपके IP फ़ोन, जब आप रजिस्टर करेंगे उनके नंबर देंगे, उनमें फीचर्स देंगे, सारे के सारे आपको वन बाय वन देने पड़ेंगे। डायनामिक मेथड में ये होगा कि आप एक रेंज, जैसे DHCP होता है डायनामिक पूल, एक डायनामिकली आप एक रेंजेस बता देंगे कि यहाँ से आपकी एक्सटेंशन स्टार्ट हों और फ़ोन के जो मैक एड्रेसेस हैं या फ़ोन जो रजिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएं। वो आप डायनामिक मेथड में सिर्फ आप एक दफ़ा एंट्री करेंगे, उसके बाद आपके जिस तरह ही फ़ोन अटैच होते जाएंगे वो खुद ब खुद रजिस्टर्ड होते जाएंगे, उसमें आपको बार बार एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये डायनामिक मेथड भी यूज़ होता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि स्टैटिक मेथड को यूज़ करें। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। डायनामिक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन समटाइम हो जाती है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपको जो आसान लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें सिर्फ स्टैटिक मेथड हमने डिस्कस किया है, क्योंकि स्टैटिक मेथड आपको जब आ जाएगा फिर डायनामिक मेथड आपको बताना ज़्यादा इजी रहेगा। ये फ़ोन रजिस्ट्रेशन कमांड्स कौन सी हैं? फॉर IP फ़ोन रजिस्ट्रेशन 3 कमांड्स शुड इन नॉलेज। कौन सी 3 कमांड्स होनी चाहिए जी आपके नॉलेज में? मैक्सिमम DN। मैक्सिमम DN का मतलब क्या है? MAX मैक्सिमम को शो करता है और DN डायरेक्टरी नंबर को। डायरेक्टरी नंबर आपके जो फ़ोन नंबर्स होते हैं, बेसिकली जो आपके एक्सटेंशंस के नंबर होते हैं, 1001 या 101, 102, 103,
3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। ये आपकी कंपनी के अपने ही इंटरनल जो भी आपकी प्लानिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा। वो कहता है जी मैक्सिमम डीएन कितने हैं, यानी मैक्सिमम आप अपने फ़ोन, आप अपने नेटवर्क के अंदर या अपने कॉल मेजर एक्सप्रेस के अंदर या आप अपनी कंपनी के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर यूज़ करना चाहते हैं इंटरनल एक्सटेंशंस के लिए। तो ये बताना इसलिए लाजमी होता है कि ये यहाँ पे आप कंसीडर करें कि आप एक कंपनी है। फॉर एग्जांपल आप एक यूफोन, मुबलिंग, जोंग या कोई भी सी एक कंपनी है, एबीसी, या मैं कहता हूँ जी उर्दू IT, हमारी एक urduit.com हमारी एक कंपनी है। उसमें मैंने बताना है जी मेरे, क्योंकि मैं कंपनी के हिसाब से सोच रहा हूँ कि मेरी कंपनी में मैक्सिमम डीएन कितने होंगे। मैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो अपना PBX है उसको बताऊँगा जी मैंने 100 इसके अंदर डीएन यूज़ करते हैं। अच्छा, डीएन मैक्सिमम जो हम यूज़, इसमें एक लिमिट होती है। लिमिट आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगी, आपका कॉल मैनेजर कितना मैक्सिमम सपोर्ट करता है। जो 281 है या 2851 है या 2821 है, 2911 है, हर एक की अपनी एक लिमिट है। कोई 100 एक्सटेंशन को, कोई 200 को, कोई 250 को, ये लिमिट वेरी करती है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये मैक्सिमम डीएन आपको बताना पड़ता है। अगर 150 भी लिमिट है उसके अंदर भी आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम डीएन में 50 यूज़ करना चाहता हूँ, या मैक्सिमम में 150 ही यूज़ करना चाहता हूँ, मेरी लिमिट ही 150 है, मैं 150 यूज़ करना चाहता हूँ। ये आप उसको बताएंगे कि आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। मैक्सिमम ई फोन उसको बताएंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि आप एक नेटवर्क डेवलप करने जा रहे हैं तो आप कॉल मैनेजर को अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मेरे पास मैक्सिमम डायरेक्टरी नंबर कितने हैं। मैक्सिमम ई फ़ोन से मुराद है कि मैक्सिमम IP फ़ोन या फ़ोन कितने रजिस्टर करना चाहता हूँ, वो आपने इन्फॉर्मेशन इसको देनी है। तीसरा ये है कि आपको IP सोर्स एड्रेस उसका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि आपका IP एड्रेस क्या है जो आप टेलीफोनी फीचर्स के लिए यूज़ करोगे, वो IP सोर्स एड्रेस की कमांड से आपको बताना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट कमांड है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आपको जहन में होनी चाहिए। मैक्सिमम डीएन, मैक्सिमम ई फोन, IP सोर्स एड्रेस, ये तीनों कमांड्स, ये तीनों जो बातें हैं ये आपको स्टैटिक में भी यूज़ होंगी, डायनामिक में भी यूज़ होंगी। स्टैटिक में ये होगा कि मैक्सिमम डीएन, मैक्सिमम ई फोन देने के बाद आपको हर ई फोन और हर डीएन अलग अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। जबकि डायनामिक में ऐसे नहीं होगा, आप सिर्फ मैक्सिमम डीएन बता देंगे, मैक्सिमम ई फोन बता देंगे, स्टार्टिंग डीएन की रेंज बता देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद आगे डायनामिकली कन्फिगर करता जाएगा। जब वो हम करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई फोन डीएन। ई फोन डीएन मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरी नंबर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आपकी जो सिम कार्ड होते हैं, वो आपके सिम कार्ड, हर सिम कार्ड जो है वो आपका एक डायरेक्टरी नंबर, एक नंबर को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सिम कार्ड है, इसका अपना अलग नंबर है, ये एक सिम कार्ड है, इसका अपना अलग नंबर है, ये एक सिम कार्ड है, इसका अपना अलग नंबर है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा मैक्सिमम ई फोन डीएन कितने हैं या मैक्सिमम डीएन कितने हैं, डायरेक्टरी नंबर्स कितने हैं। यानी मेरी कंपनी मैक्सिमम, अगर हम एक आम जुबान में आपको समझाऊं कि मैक्सिमम मेरी कंपनी कितनी सिमें यूज़ करेगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद उन सिमों के नंबर भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे अपने PBX के अंदर। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे जो स्टाफ के यूज़र हैं 101, 102, 103, 104, ये सारे डीएन डायरेक्टरी नंबर, इनको हम डीएन भी कहते हैं, डायरेक्टरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, डीएन से मुराद डायरेक्टरी नंबर होता है। तो ये सारे आपको असाइन करने पड़ेंगे कि 10 ये आपके पास पहली सिम है, ये दूसरी सिम है, ये तीसरी सिम है। इस तरह आपको ये नंबर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, डायरेक्टरी नंबर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे अपने PBX के अंदर या अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर। तो इसकी एग्जांपल आपने हमेशा जब भी याद रखनी है तो ऐसे ही याद रखनी है। ये डीएन से मुराद है डायरेक्टरी नंबर, और ई फोन डीएन यानी जो आपके सिम में जितनी भी, उनको आप कितने मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हो अपनी कंपनी में, और हर सिम का एक नंबर होता है। इसी तरह हर डीएन डायरेक्टरी नंबर एक नंबर होता है बेसिकली, जो जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है किसी को भी कॉल करने के लिए। यानी अगर ये 103, 101 को कॉल करना चाहता है तो वो डायरेक्टरी नंबर की बेस पे ही पहचान करेगा। तो अब आपको मेरा ख्याल आइडिया हो गया होगा कि ई फोन डीएन यानी डायरेक्टरी नंबर होते बेसिकली क्या हैं। तो एक दफ़ा मज़ीद जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे आपकी सिम होती हैं, इसी तरह आपके
सिम का हर एक का नंबर होता है। इसमें आपके क्या होता है, आप DN असाइन करते हो डायरेक्टरी नंबर, eFoon DN1, eFoon DN2, eFoon DN3, इस तरह आप असाइन करते हो। eFoon DN1 के अंदर आप बताते हो कि इसका नंबर है 101, DN2 के अंदर 102, नंबर 103, इस तरह आप 1 बाय 1 नंबर असाइन करते हो ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ eFoon। eFoon क्या है बेसिकली कि आपका जो भी IP फ़ोन है वो आपका eFoon है, ठीक है। वो आपके यानी फ़ोन हैं उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है स्टैटिकली। वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें होती है। eFoon आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्को IP फ़ोन। मैंने आपको बताया कि eFoon क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्को IP फ़ोन्स को। अच्छा, आर लिंक टू द डिवाइसेस बाय द मैक एड्रेस। ये जो लिंक्ड होते हैं ना बेसिकली ये अपने मैक एड्रेस की बेस पे रजिस्टर हुए होते हैं। हर IP फ़ोन का एक मैक एड्रेस होता है जो कहाँ पे असाइन होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैक एड्रेस होता है जी। मैक एड्रेस आपको पता है कि किस तरह का होता है, 48 बिट का होता है। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल AA BB इस तरह का कोई मैक एड्रेस होता है, इस तरह का, ठीक है। 48 बिट का आपके पास मैक एड्रेस होता है। अच्छा, वो कहाँ से आप गेन कर सकते हो? एक तो प्रिंटेड ऑन द बॉक्स ऑफ सिस्को IP फ़ोन। सिस्को IP फ़ोन का जो बॉक्स आता है उस पर प्रिंटेड होता है, एक तो वहाँ से आप ले सकते हो। दूसरा प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द सिस्को IP फ़ोन। आपका जो भी जितने भी IP फ़ोन होते हैं उनकी बैक पे भी लिखा हुआ होता है, यहाँ से भी आप मैक एड्रेस को देख सकते हो। तीसरा फ्रॉम सेटिंग नेटवर्क कन्फिग्रेशन। जब आपके IP फ़ोन के अंदर एक सेटिंग का बटन होता है, सेटिंग के बटन को जिस तरह ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का मेन्यू आता है। उसमें आप देखते हो कि मैक एड्रेस की एक फील्ड होती है, IP कॉन्फ़िगरेशन भी होती है मैक एड्रेस की, वहाँ से भी आप मैक एड्रेस देख सकते हो। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने दी है कि देखें आपको eFoon और DN को इकट्ठा मिला के मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये देखिए, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये आपका क्या है IP फ़ोन, एज्यूम कर, ठीक है। IP फ़ोन मैंने कहा जी ये मेरे पास IP फ़ोन है और IP फ़ोन के अंदर मैंने कहा जी मैं IP फ़ोन के अंदर दो, ये देखें ये मैंने आपको बताया था सिम कार्ड आपके क्या है, एक डायरेक्टरी नंबर है और ये सिम कार्ड क्या है जी, ये अलग डायरेक्टरी नंबर है। तो देखें दो आप सिम या दो से ज़्यादा सिम इस फ़ोन के अंदर लगा सकते हैं। इसका मतलब एक फ़ोन के अंदर आप दो से ज़्यादा DN अटैच कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एसोसिएट DN टू eFoon। आप बताते हैं कि ये आपके पास eFoon है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये eFoon आपके पास, ये आपने कहा जी eFoon 1 है, ठीक है जी। आपने कहा जी eFoon 1 है ये और इसके साथ आपने अटैच कर दिए दो DN। ये आपने कहा जी DN2 है, ये DN3 है, जो भी आपके DN हो, यानी ये आपने नंबर लिए कंपनी से, अपनी कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक क्लाइंट हूँ कंपनी का, एक मैं आप कह लें कि यहाँ पे काम करता हूँ, सेल्स का बंदा हूँ। मैंने कहा कि कंपनी को आप मुझे एक फ़ोन दे दें, उसने मुझे एक फ़ोन दिया। मैंने उसको कहा जी मुझे दो कोई से नंबर दे दें। उन्होंने क्या किया, अपने नंबर की सीरीज़ में से मुझे कोई से दो DN दे दिए और वो मेरे फ़ोन के साथ अटैच कर दिए। इसी तरह जैसे आपके एक फ़ोन के साथ आप सिम आप अटैच करते हो, इसी तरह आप DN अटैच करते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें ये आपके पास IP फ़ोन की जो है स्क्रीन होती है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। इसमें देखें ये जो पार्ट है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पार्ट है ये आपके बटन्स को शो कर रहा होता है। बटन से मुराद ये कि यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर DN असाइन कर सकते हो, या मीन यहाँ पे ये पहली सिम का नंबर, दूसरी सिम का नंबर, तीसरी सिम का नंबर, 4 5 6 7 8, आप 8 डिफरेंट किस्म के नंबर असाइन कर सकते हो। इसको आप कहते हैं बटन, यानी इसमें एक कमांड यूज होती है बटन, ठीक है जी, और 1/3। अच्छा, इस बटन 1 का मतलब होता है कि आपके पास जो भी फ़ोन है उसका जो बटन 1 है, ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, ये बटन 3 है, 4 है, ये 5 है, इस तरह से 6 7 8। जो आपका बटन 1 है
उस पर क्या असाइन करो, डायरेक्टरी नंबर 3 DN, डायरेक्टरी नंबर 3। अब DN आपके पास ये था, आपने इस DN में कॉन्फ़िगर किया था कि मेरे पास इसका नंबर होना चाहिए 103। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इस नंबर के अगेंस्ट 103 कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इस तरह एसोसिएट होते हैं आपके फ़ोन के साथ। बटन की कमांड से क्या होता है कि पहले आप बटन असाइन करते हो, कौन सा बटन है, नहीं बटन के साथ असाइन करते हो पहला बटन है, उसको आपने DN कौन सा देना है वो आप कॉलन लगा कर DN असाइन करते हो। तो ये एसोसिएट करने का एक तरीका होता है। मज़ीद हम देखते हैं जी फ़ोन रजिस्ट्रेशन स्टैटिक मेथड कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले काम होगा टेलीफोनी सर्विस में जाएंगे, मैंने आपको बताया था। उसमें जाके हम बताएंगे मैक्सिमम ई फ़ोन कितने हैं, यानी मैक्सिमम आपके पास कितने फ़ोन आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म पे भी और आपके अपने जो आपका कंपनी का स्ट्रक्चर होगा उस पर भी आप डिपेंड करोगे आप कितने यहाँ पे लिखना चाहते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कमांड लाइन। मैक्सिमम DN हम देखेंगे कितने DN है। फिर हम बताएंगे कि टेलीफोनी सर्विस के लिए जो सोर्स एड्रेस है वो बताएंगे, कॉल मेजर का, एक्सप्रेस का IP क्या है, और पोर्ट भी बताएंगे। ये पोर्ट है आपके पास, एक इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है SCCP, स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी ये पोर्ट है 2000। यहाँ पे SIP भी यूज़ कर सकते हैं, SIP की पोर्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट 5060, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप शुरू में सबसे पहले ये बताएंगे। उसके बाद जो आपकी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टैटिकली, वो आप बताओगे कि आपके पास जितने भी DN हैं, eFoon DN, यहाँ पे आप eFoon DN का यहाँ पे आप ID बताओगे कि ये ID है eFoon DN1, उसका नंबर उस DN के अंदर जाओगे। इस तरह eFoon DN2 और DN के अंदर आप चले जाओगे, वहाँ पे उसका नंबर असाइन करोगे। ये आपके पास दूसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा। पहला स्टेप ये है कि आपने मैक्सिमम eFoon, मैक्सिमम DN और टेलीफोनी सर्विसेज को आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद एक एक फ़ोन के जो DN होंगे, एक आप DN कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 DN कहा कि मैं 50 डायरेक्टरी नंबर असाइन करना चाहता हूँ, आप एक एक DN में जाके नंबर असाइन करेंगे। थर्ड आपके पास जो होगा क्या होगा, eFoon 1, यानी जो आपके पास एक एक फ़ोन है, जितने भी आपने कहा 5 iPhone यूज़ करना चाहते हो, आप एक एक eFoon पे जाओगे, उस पर मैक एड्रेस की कमांड से मैक एड्रेस रजिस्टर करोगे, बटन की कमांड से बताओगे कि उसके पहले बटन पे कौन सा DN होना चाहिए, और उसकी टाइप बताओगे। टाइप से मुराद ये सिस्को IP फ़ोन की टाइप है, किसकी है, सिस्को IP फ़ोन की टाइप है। ये आप बताओगे उसके अंदर कि इसकी कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये मैंने बताया। यहाँ तक आपको जो है बड़ी कन्फ्यूजन होगी, थक गए होगे आप, इस तरह के मुंह लटकाया होगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बता दी। मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे दूँ, अब तक मैंने क्या चीज़ आपको समझाई है। मैंने आपको बताया है कॉल मेजर एक्सप्रेस को एक्सेस करने के 2 मेथड्स हैं, कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन के अंदर आपके पास कौन से मेथड हैं, टेलनेट कर सकते हैं आप, कंसोल केबल के थ्रू और SSH के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल केबल की अपनी एक पोर्ट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये चीज़ होगी। ग्राफिकल में आपके पास इंटीग्रेटेड आप फाइल्स को यूज़ कर सकते हो, और दूसरा सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया फ़ोन रजिस्ट्रेशन करने के 2 मेथड हैं कमांड लाइन के अंदर, वो कौन से हैं मैंने आपको बताया, एक स्टैटिकली है, एक डायनामिकली है। अभी हम स्टैटिकली को चेक कर रहे हैं। स्टैटिकली में मैंने आपको 3 स्टेप्स मेजर बताए। पहले टेलीफोनी सर्विसेज को आपने इनेबल करना है, जिसमें मैक्सिमम फ़ोन, मैक्सिमम DN और IP सोर्स एड्रेस बताना है। फिर eFoon DN आपने रजिस्टर करने हैं, और फिर eFoon आपने रजिस्टर करने हैं। eFoon DN और eFoon की मैं आपको ऑलरेडी डिटेल बता चुका हूँ। eFoon DN आपके डायरेक्टरी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके सिम कार्ड्स होते हैं, उनका हर एक का नंबर होता है। eFoon आपके अपने मोबाइल फ़ोन्स या जैसे होते हैं, या आपके IP फ़ोन, इस सिनेरियो में IP फ़ोन्स होंगे। उन IP फ़ोन्स को आप मैक एड्रेस बताओगे, बटन बताओगे, टाइप कमांड से उसका मॉडल बताओगे IP फ़ोन का। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। बटन की कमांड में मैंने आपको बता दिया 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर आप उस बटन के सीक्वेंस को शो कर रहा होता है, और दूसरा पैरामीटर डायरेक्टरी नंबर को शो कर रहा होता है। तो ये आपके जहन में होने चाहिए। तीसरा है जी लैब डिटेल। आज जो हम अपनी लैब करेंगे उसमें हम देखेंगे कॉन्फ़िगर कंप्लीट डेटा लैब। ये हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुई है, हम इसको यूज़ करेंगे।
कॉन्फ़िगर टेलीफोनी सर्विसेज, मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप जो होगा हमारा टेलीफोनी सर्विसेज का होगा, फिर कॉन्फ़िगर ई फ़ोन डीएन करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर ऑफ ई फ़ोन करेंगे और एंड में टेस्ट दी आईपी फ़ोन्स करेंगे, जो भी हमारे पास आईपी फ़ोन्स का। जी फ्रेंड्स, ये हमारी लैब का सिनेरियो आ गया। अच्छा, इस लैब में मैं आपको बता दूं कि वही लैब है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। इस लैब के अंदर VLAN 20 असाइन है, VLAN 10, दो तरह की VLAN असाइन है। 10 जो है डाटा नेटवर्क के लिए है, जिसके IPs हैं 1.1.1.0 वाली रेंज के, और VLAN 20 जो है वो 2.1.1.0/24 इस सबनेट के IPs इसको असाइन किए हैं। उसके बाद असाइन एक्सेस पोर्ट इन VLANs, हमने VLANs में एक्सेस पोर्ट को VLANs का मेंबर बनाया हुआ है। ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर की हुई है। इंटर VLAN राउटिंग है, दो तरह के सब इंटरफेसेस हैं 10 और 20 वाले, और DHCP सर्वर में भी दो तरह के पूल हैं, एक डाटा के लिए और एक वॉइस के लिए। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है आपके IP फ़ोन जो हैं, ये PC जो है आपके, इन्होंने गेन किए हुए हैं IP एड्रेस, ये देखें 1.1.1 वाली रेंज के। इसी तरह इसने भी गेन किया हुआ होगा, और यहाँ पे मैं आपको ये IP फ़ोन के IP एड्रेस दिखा दूँ 2.1.12, और इसी तरह इसने भी 2.1.1.11, ये इसने IP गेन किए हुए हैं DHCP सर्वर से। ये वही कंप्लीट लैब है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ से हम क्योंकि आगे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप था वो डाटा नेटवर्क्स की कंप्लीट लैब था, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वही तक आपने कंप्लीट करनी है। उसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। मैं आपको, अगर आपके फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनेबल शो VLAN, ये देखें 10 और 20 दो VLANs कॉन्फ़िगर हैं। उसके अलावा इसमें आपको मैं और दो तरह की VLANs कॉन्फ़िगर हैं। शो रनिंग इंटरफेस से मैंने आपको दिखा दिया कि हर इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और वॉइस VLAN दोनों पोर्ट्स के इसमें साइन है। हर पोर्ट में यानी वो VLAN 10 का मेंबर भी है, VLAN 20 का मेंबर भी है, जो दो पोर्ट्स इसके साथ अटैच हैं। फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक फास्टनर 0/2 पे है, ये इस पे कॉन्फ़िगरेशन है। और राउटर पे आपके पास क्या है, शो रनिंग, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें IP DHCP के दो पूल बने हुए हैं, एक के एक्सक्लूडेड IP एड्रेसेस ये वाले हैं, दूसरे के ये वाले हैं। डाटा का पूल ये वाला है 1.1.1.0, और वॉइस का पूल जो है ये वाला है। तो ये हमने ऑलरेडी असाइन किए हुए थे, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था। और यहाँ पे दो सब इंटरफेसेस हैं, 10 वाले के लिए ये है और 20 वाले के लिए ये है। 20 वाला जो है वॉइस का है। आज की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी, क्योंकि कॉल मेजर एक्सप्रेस पर होंगी, वो हमने आज कॉन्फ़िगर करना है। हमने बेसिकली स्टैटिकली फ़ोन रजिस्टर करने हैं। तो स्टैटिकली फ़ोन रजिस्टर करने का सबसे पहला मैंने स्टेप जो बताया था वो टेलीफोनी सर्विस मोड पे यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पे मैं आपको देखिए क्वेश्चन मार्क करके देता हूँ, तो कोई कमांड नहीं है, लेकिन ओरिजिनल इन्वायरमेंट में यहाँ पे एक और कमांड होती है, टेलीफोनी सर्विस सेटअप। उस कमांड का पर्पस क्या होता है वो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएगा, क्योंकि वो आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा इस पे ही होगा, टेलीफोनी सर्विस सेटअप पे। आज सिर्फ हम टेलीफोनी सर्विस पे रहेंगे, टेलीफोनी सर्विस मोड पे आए हम। यहाँ पे आके हमने क्या किया, मैक्सिमम ई फ़ोन मैंने आपको बताया था वो देने हैं। मैक्सिमम ई फ़ोन मैंने देखा जी कितने हैं, 42 इस प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम सपोर्ट है 2811, जो आपका प्लेटफॉर्म है कॉल मेजर एक्सप्रेस का, उसके ऊपर मैंने कहा जी मैक्सिमम उसमें से भी 10 यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने 10 दिए। मैक्सिमम DN मैंने कहा जी कितने DN है, 144 आपके पास मैक्सिमम डायरेक्टरी नंबर्स हैं जो सपोर्टेड हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सपोर्टेड, यानी वो मैक्सिमम इतने हद तक सपोर्ट करता है। ये देखें ये सपोर्टेड। तो यहाँ पे मैंने कहा जी मैं मैक्सिमम DN भी 10 करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने आपको कमांड बताई थी IP सोर्स एड्रेस। यहाँ पे जो आपने IP देना है वो वॉइस सब इंटरफेस का IP देना है, तो उसका ये IP है। मैं आपको पहले उसके IP की डिटेल भी बता चुका हूँ, सब इंटरफेस के ये वाले। मैं आपको दिखा दूँ,
ये देखें, ये वाला सब इंटरफेस, इसका आईपी देना है। और पोर्ट मैंने बताई जी 2000, ये बता दी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया टेलीफोनी सर्विस मोड पे। दूसरा जो हमारा स्टेप है, हमने क्या करने हैं, eFoon DN कॉन्फ़िगर करने हैं। eFoon DN 1 हमने कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए। देखें जिस तरह आप DN1 लिखेंगे तो चेंज स्टेट टू अप, उसके स्टेट को अप कर देगा। उस पर हमने क्या किया, नंबर असाइन किए। मैंने कहा जी नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, 101 होना चाहिए। 4 का भी दे सकते हैं आप, 5 का भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर जितने मतलब डिजिट का दें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह मैं एग्जिट दोबारा गया, eFoon DN2 नंबर मैंने क्या असाइन किया जी, नंबर जी हमारे पास आ गया 102, 2 DN असाइन कर लिए। और अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो eFoon रजिस्टर करना है। eFoon 1 में हम गए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैक एड्रेस देना आपने। मैक एड्रेस आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर पैकेट एड्रेस के अंदर ये देखिए यहाँ पे आपको मैक एड्रेस शो हो रहे हैं 001C7425B7E। और इसी तरह इसका जो है मैक एड्रेस है 00E0, ये आपके पास शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ, मैंने मैक एड्रेसेस पहले ही अपने पास लिखे हुए हैं, C742.5B7E। अच्छा देखिए, मैं जिस तरह ही कमांड दूंगा देखना आप क्या होगा। कहता है मैक एड्रेस इज ऑलरेडी असाइंड विद eFoon 2। अच्छा, जो पैकेट ट्रेसर उसमें मैक एड्रेस ऑलरेडी असाइन कर लेता है, क्योंकि इसमें कुछ मैंने आपको बताया डीबग में। लेकिन ओरिजिनल एनवायरनमेंट में आपने ये कमांड देनी है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि उसके कौन से बटन पे, ये बटन 1 पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास असाइन हो वो कौन सा हो जी। मैंने कहा जी DN2, ये जी मैंने कहा जी बटन 1 पे असाइन DN2। एग्जिट किया। इसी तरह मैंने क्या किया, eFoon यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ अभी मैक एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस क्या था जी 00E0.59E1.BD9E। ये हम करेंगे, ये भी क्योंकि ऑलरेडी असाइन होगा तो वो इसको दे देगा मैक एड्रेस की कमांड को, सॉरी 51। ओके, कहता जी पहले असाइन है, हमने कहा कोई मसला नहीं। बटन की कमांड हमने दी दोबारा, बटन 1.1, यानी हमने कहा इसके फर्स्ट बटन को डायरेक्टरी नंबर 1 दे दो, उसके हमने डायरेक्टरी नंबर 2 दिया था। उसके बाद मैंने टाइप की कमांड उसमें नहीं बताई थी, टाइप की कमांड भी आप देते हैं कि आपके पास कौन सा IP फोन है। सॉरी, टाइप 7960, ये मुझे कहाँ से पता चला, ये देखिए आपको 7960 मॉडल है ये, यहाँ से आपने ये दी और उसके बाद एग्जिट किया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो हमने चेक करना है कि क्या जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, डू राइट कर लेता हूँ, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर लेता हूँ। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की हैं क्या वो कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई, ये देखें जी 101 इसको असाइन हो गया है। इसके फर्स्ट बटन को क्या हुआ 101 और इसको क्या हुआ 102। हमने ये हमारे पास eFoon 1 था और ये वाला eFoon 2 था। eFoon 1 पे हमने क्या किया था 102 असाइन किया था और eFoon 2 पे हमने क्या किया असाइन किया था 101 असाइन किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था eFoon 1 पे बटन 1 पे डायरेक्टरी नंबर 2 और eFoon 2 पे बटन 1 पे eFoon जो DN है वो भी 1। यहाँ से हम इसकी चेक करके देखते हैं, देखिए 101 इसने गेन किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास इसको भी देखेंगे 102 भी इसने लिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कॉल करके देखते हैं जी 102 देखिए कॉल आ रही है इसके ऊपर, इसको मैंने ऑन किया। अब देखिए कनेक्टेड मोड आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। आपके फ़ोन भी रजिस्टर हो गए, वो कॉल भी कर रहे हैं, वो कनेक्टेड मोड में भी हैं। यही आज के हमारे लैब का सिनेरियो था कि हमने स्टैटिकली IP फ़ोन को रजिस्टर किया, उसमें हम टेलीफोनी मोड में गए, मैक्सिमम फ़ोन बताए, मैक्सिमम DN बताए
उसका आईपी सोर्स एड्रेस बताया, फिर हर फ़ोन को रजिस्टर किया, हर डीएन के नंबर बताए। इस तरह हमारे पास अगर 100 डीएन है तो हम 100 के 100 डीएन असाइन करेंगे, 100 के 100 फ़ोन 1 बाय 1 रजिस्टर करेंगे। ये स्टैटिकली मेथड है। जो डायनामिकली मेथड होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें हम मैक्सिमम बता देंगे तो बाकी वो ऑटो खुद ब खुद उठा लेगा। ये अभी हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया, क्योंकि मैंने आपको स्टैटिकली अभी आपको लैब इन्वायरमेंट में भी करके दिखा दिया, तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टेप्स। कॉन्फ़िगर ईफोन, टेस्ट दी आईपी फ़ोन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमारा थैंक यू की स्लाइड है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप फेसबुक के पेज पे, स्काइप पे, याहू पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसकी आपको काफ़ी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखें कि मैंने आज आपको सिर्फ स्टैटिक मेथड बताया है, डायनामिक मेथड हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।